प्रदेश में कार्यवाहक डीजीपी को लेकर बवाल, मैदान में बुआ भतीजे, योगी से पंगा पड़ा भारी। यूपी में कार्यवाहक डीजीपी की नियुक्ति क्या हुई, बवाल मच गया और बुआ भतीजे मैदान में आ गए। दरअसल उत्तर प्रदेश पुलिस को एक नया मुखिया मिल गया है। ये जिम्मेदारी वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी राजीव कृष्ण को सौंपी गई है। राजीव कृष्ण फिलहाल डीजी विजिलेंस और पुलिस भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष हैं। उनकी नियुक्ति ऐसे समय में हुई है जब पूर्व डीजीपी प्रशांत कुमार का कार्यकाल समाप्त हो गया और उन्हें एक्सटेंशन नहीं मिला। लेकिन इस मुद्दे पर मायावती और अखिलेश योगी सरकार को घेर रहे हैं। अब ऐसे में सवाल उठ रहा है कि अखिलेश मायावती के पास क्या मुद्दों की कमी हो गई जो इस पर राजनीति की जा रही है, या फिर वजह कुछ और ही है। और आज इसी सवाल का जवाब हम आपको देंगे। नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। यूपी के नए डीजीपी राजीव कृष्ण को लेकर सपा प्रमुख ने योगी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, यूपी को मिला एक और कार्यवाहक डीजीपी। जाते जाते वो जरूर सोच रहे होंगे कि उन्हें क्या मिला जो हर गलत को सही साबित करते रहे। अगर व्यक्ति की जगह संविधान और विधान के प्रति निष्ठावान रहते तो कम से कम अपनी निगाह में तो सम्मान पाते। अब देखना यह है कि वो जो जंजाल पूरे प्रदेश में बुनकर गए हैं, नए वाले उससे मुक्त होकर निष्पक्ष रूप से न्याय कर पाते हैं, या फिर उसी जाल के माया जाल में फंसकर ये भी सियासत का शिकार होकर रह जाते हैं। दिल्ली लखनऊ की लड़ाई का खामियाजा यूपी की जनता और बदहाल कानून व्यवस्था क्यों झेले? जब डबल इंजन मिलकर एक अधिकारी नहीं चुन सकते तो भला देश प्रदेश क्या चलाएंगे? राजीव कृष्ण पर मायावती भी मैदान में उतरी। फिलहाल एक तरफ अखिलेश योगी सरकार पर राजीव कृष्ण को लेकर हमला बोल रहे हैं, तो दूसरी तरफ मायावती भी मैदान में आ गई हैं। नए कार्यवाहक डीजीपी की तैनाती के बाद बसपा सुप्रीमो मायावती ने योगी सरकार पर हमला बोला है। बसपा प्रमुख ने प्रदेश में कानून का राज सही से न चलने और प्रदेश में आपराधिक तत्वों के वर्चस्व के होने की बात कही है। नए डीजीपी के लिए इस स्थिति को चुनौती करार दिया है। मायावती ने एक्स पर पोस्ट पर लिखा, उत्तर प्रदेश में सामंती और आपराधिक तत्वों का वर्चस्व है। जातिवादी और सांप्रदायिक द्वेष, हिंसा, अन्याय, अत्याचार लोगों को उजाड़ने की घटनाओं से साबित होता है कि यहाँ कानून व्यवस्था ठीक से नहीं चल रही है। यूपी पुलिस के नए प्रमुख के सामने अपराध नियंत्रण और कानून का राज स्थापित करने की बड़ी चुनौती है। राज्य सरकार और सत्ताधारी दल के लोगों को भी इसके लिए हर प्रकार का सहयोग देना चाहिए। बसपा प्रमुख ने आपराधिक घटनाओं को लेकर प्रदेश की चर्चा होने पर भी प्रश्न उठाते हुए लिखा कि यूपी को देश की प्रगति की रीढ़ होना चाहिए, लेकिन इसका ग्रोथ नहीं बन पा रहा है और योगी सरकार में उत्तर प्रदेश कहीं ना कहीं बदहाली की ओर जा रहा है। क्या यह देश हित के लिए उचित है? फिलहाल अखिलेश और मायावती लगातार योगी पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन चलिए अब आपको बताते हैं कि ये सब बातें अखिलेश और मायावती क्यों कह रहे हैं। दरअसल योगी सरकार में आपराधिक घटनाएं कम हो रही हैं और सब कुछ ठीक चल रहा है। ये बात मायावती और अखिलेश को पच नहीं रही है और इसलिए वो इस मुद्दे पर जमकर राजनीति कर रहे हैं। अखिलेश सरकार में हर दिन होते थे दंगे। अखिलेश सरकार में हर दिन 24 दुष्कर्म, 21 अटेम्प्ट टू रेप, 13 मर्डर, 33 किडनैपिंग, 19 दंगे और 136 चोरियां होती थी। यानी कुल मिलाकर एक दिन में 7,650 क्राइम की घटनाएं, ये एनसीआरबी का डाटा कहता है। अखिलेश सरकार में देश के सबसे बड़े स्टेट यूपी का एक दिन का रिपोर्ट कार्ड ऐसा रहता था। अब जरा इससे आप 365 दिन से गुणा कर देंगे तो आपका सर चकरा देने वाला डाटा सामने आ जाएगा। ऐसा तब होता था जब अखिलेश की सरकार थी, जब यूपी पुलिस आए दिन कई अपराधों के मामलों में रिपोर्ट तक दर्ज नहीं करती थी। खुद डीजीपी ने भी यह माना था कि यूपी में अखिलेश के जमाने में आपराधिक घटनाएं बढ़ रही थी। कभी अमिताभ बच्चन और सपा सरकार ने यूपी में है दम क्योंकि जुर्म यहां है कम का नारा दिया था, लेकिन उत्तर प्रदेश में इसका उलट ही होता था। बसपा और अखिलेश सरकार में लोग नहीं थे सुरक्षित। मुजफ्फरनगर दंगा तो याद ही होगा आपको, जब इस दंगों में 62 लोग मारे गए थे, जिस वक्त हजारों लोग विस्थापित होकर टेंट में रह रहे थे। अखिलेश सैफई में सलमान खान का उस वक्त डांस देख रहे थे। जब आवाज उठी तो बुलडोजर से सारे टेंट गिरा दिए गए कि इमेज खराब हो रही है। दंगे बस इतने ही नहीं थे, ये तो बहुत बड़े पैमाने पर था। 2012 में यूपी में कुल 227 दंगे हुए, 2013 में 247, 2014 में 242, 2015 में 219, 2016 में 100 से ऊपर दंगे हो चुके थे जब अखिलेश की सरकार थी। और ये तो सिर्फ केसों की बात बता रहे हैं हम आपको।
अगर सारे दंगे जोड़ दिए जाएं तो डाटा कुछ और ही होगा। ये दंगे सिर्फ धार्मिक नहीं थे, जमीन को लेकर, जाति को लेकर, छात्रों के दंगे सब शामिल थे। वो वाकया भी आपको याद होगा जब अखलाक को घर से खींचकर मार डाला गया और अखिलेश सरकार ने ऐसे रिएक्ट किया जैसे सरकार कहीं से भी इस मामले से जुड़ी ही नहीं थी। फिलहाल ऐसा नहीं होता है, ऐसी घटनाएं शॉर्ट नोटिस पर नहीं होती, प्लानिंग होती है। सरकार के रवैये को भांपकर इसे अंजाम दिया जाता है। क्या अखिलेश सरकार वोट के चक्कर में ऐसे लोगों को शह दे रहे थे? ये उस वक्त सवाल उठा था, लेकिन अखिलेश यादव ने इसका कोई जवाब नहीं दिया था। बदायूं बुलंदशहर दुष्कर्म मामले में मुख्यमंत्री क्या सोच रहे थे? बदायूं में 2 नाबालिग लड़कियों का दुष्कर्म और मर्डर हुआ था। आरोप तो सपा सांसद के नजदीकी लोगों पर लगा था, लेकिन अखिलेश ने क्या किया? क्या ऐसा नहीं लगता कि उन लोगों को पूरा यकीन था कि सपा सांसद के नजदीकी हैं तो कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता? इसके बाद बुलंदशहर के NH 91 पर 12 लोगों ने मां बेटी के साथ दुष्कर्म किया। मंत्रियों के ऐसे बयान भी आए जो कहीं ना कहीं दिल को दुखाने वाले थे। लेकिन अखिलेश की सरकार में अपराध होते रहे, लेकिन अखिलेश यादव ने उसके बाद भी कोई सबक नहीं लिया और अखिलेश यादव लगातार चुप्पी साधे रहे। अखिलेश सरकार में पत्रकारों को जिंदा जलाया गया। इस वक्त अखिलेश पत्रकारों को लेकर लगातार योगी सरकार पर हमला बोल रहे हैं, लेकिन उनके कार्यकाल में क्या हुआ उन्हें याद होना चाहिए था कि जब शाहजहांपुर के पत्रकार जगेंद्र सिंह को जिंदा जला दिया गया था, इसमें भी सपा के एक मंत्री का नाम आया था। क्या वो मंत्री अभी जेल के अंदर है? क्योंकि अखिलेश की सरकार में तो ऐसा नहीं हुआ था। ये मामला ही पता नहीं चलने दिया गया था, जबकि मरते मरते जगेंद्र ने बयान दिया था कि मंत्री राममूर्ति वर्मा की शह पर पुलिस ने जलाया था। इस बयान को IPS अमिताभ ठाकुर ने भी रिकॉर्ड किया था। राममूर्ति स्टेट बैकवर्ड क्लासेस मिनिस्टर थे। इस मामले की गवाह थी एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और विडंबना यह है कि उसी औरत ने मूर्ति और उनके लोगों पर दुष्कर्म का इल्जाम लगाया था। जगेंद्र ने इसी औरत के लिए लड़ाई लड़ी थी। उस औरत ने यह भी कहा था कि मूर्ति के लोगों ने जगेंद्र के साथ उसे भी जलाने का प्रयास किया था, पर वो भाग निकली। बाद में वो औरत अपने बयान से मुकर गई राजनीतिक दबाव के चलते, क्योंकि उस औरत को मजबूर किया गया अखिलेश सरकार में कि बयान को बदल दिया जाए। ये सब अखिलेश सरकार में हो रहा था, लेकिन अखिलेश यादव ये नहीं बताते, बस यूपी की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हैं। अखिलेश अब यूपी में नहीं बन सकते सीएम। अखिलेश अब यूपी में सीएम कभी नहीं बन सकते, क्योंकि इसका अंदाजा उसी समय हो गया था जब वो जीत कर आए थे। उसी दिन सपा के लोगों ने गुंडई मचा दी थी, कई जगह तो थाने फूंक दिए गए थे। क्या अखिलेश इससे भी अनजान थे? हर जगह तो सीना ठोककर बोलते थे कि 2012 का चुनाव मैंने ही जितवाया है सपा को, अपने दोस्तों के साथ मिलकर पूरी प्लानिंग की थी। तो ब्लेम लेने में सेलेक्टिव क्यों? क्या क्रेडिट लेने का ही अखिलेश यादव हमेशा से काम करते रहेंगे? अखिलेश को काम करने का मौका मिला था, तब तो उन्होंने किया नहीं, फिर अब क्यों जनता से एक बार फिर मौका मांग रहे हैं? अखिलेश बार बार कहते हैं कि मेट्रो ला दिए थे लखनऊ में, हेल्पलाइन लाए थे, डायल 100 लाए, पुलिस तुरंत आ जाती थी, पर बड़ी घटनाओं पर क्यों आखिर अखिलेश ने कोई नजीर पेश नहीं की? कभी कभी तो ऐसा लग रहा है कि सारे प्रोजेक्ट सिर्फ सरकार की नाकामी को छुपाने के लिए अखिलेश ने अनाउंस किए थे, ताकि अखिलेश अपने काले कारनामों को छुपा सकें। मायावती सरकार में भी हुए थे दंगे। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो यानी NCRB के आंकड़ों के मुताबिक 2007 से 2012 के बीच उत्तर प्रदेश में दंगों और झड़पों की 4000 से ज्यादा घटनाएं हुई थी। यूपी पुलिस में DGP रहे विक्रम सिंह ने बताया था कि NCRB में राज्य पुलिस के दिए आंकड़े ही दर्ज होते हैं। उन्होंने कहा, आप जो घटनाएं देख रहे हैं वो राज्य पुलिस ने खुद दर्ज कराए हैं। हमें समझना होगा कि दंगों का मतलब सिर्फ सांप्रदायिक दंगा नहीं होता, इसमें छात्र समूहों के बीच झड़पें, जातिगत संघर्ष, गांवों के लोगों के बीच लड़ाइयां और हिंसक प्रदर्शन भी शामिल है। हालांकि दंगों के मामले में सिर्फ मायावती के शासनकाल में ही ऐसी तस्वीर नहीं आई। साल 2012, 2014 और 2015 में दंगों के 6000 मामले दर्ज हुए थे। इस दौरान समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव राज्य के मुख्यमंत्री थे, जो ये सवाल उठाते हैं कि अब जब यूपी में सब कुछ ठीक हो रहा है तो सिर्फ राजनीति करने के लिए बुआ और भतीजे एक हुए हैं और राजीव कृष्ण को लेकर राजनीति कर रहे हैं। तो इस सवाल का जवाब हाँ में है,
क्योंकि राजनीति में सत्ता के शिखर तक पहुंचने के लिए कुछ भी किया जा सकता है, लेकिन लोकतंत्र में जनता जनार्दन होती है और वो सब देख रही है। और 2027 में वो खुद फैसला लेगी कि आखिर सत्ता पर झूठे लोग विराजमान होंगे या काम करने वाले योगी ही आएंगे। फिलहाल आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें।